हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा और कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है उसमें ब्लड से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही हैं। ब्लड या इसी को हम हिंदी में कहते हैं रक्त, या फिर इसे रुधिर या लहू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बनता है जिसे हम फ्लूइड कहते हैं। रक्त क्या है? ठोस और द्रव से बना हुआ एक तरल है। ठोस या सॉलिड पार्ट क्या हो गया? जो कॉर्पसल्स या कणिकाएं होती हैं, और लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्लड फ्लूइड हो गया या तरल हो गया। तो तरल क्या है? तरल ऊतक है। ऊतक को हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू है। ब्लड एक टिश्यू है। और टिश्यू क्या होता है? जो कई सेल्स से मिलकर बना होता है, या फिर ऊतक जो कि कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रक्त एक कोशिका या सेल नहीं है, यह कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ ऊतक है या फिर टिश्यू है। और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। बॉडी के हर एक पार्ट पर रक्त पाया जाता है। इसका मतलब यह पूरी बॉडी को एक साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ब्लड क्या हो गया? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे संयोजी ऊतक। तो पहला पॉइंट हो गया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या तरल संयोजी ऊतक है। फ्लूइड क्यों? क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ एक फ्लूइड है, तरल है। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड भी है। नेचुरल कोलॉइड या प्राकृतिक कोलॉइड, कोलॉइड को हम बना भी सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली पाया जाता है वो है ब्लड। इसके बाद ब्लड का नेचर या प्रकृति कैसी होती है? तो ब्लड बेसिक नेचर का होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है, और यहाँ बीच में 7 होता है। जिसका पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। और अगर पीएच वैल्यू की 7 से कम है, 7 से कम है अगर पीएच, तो वह एसिडिक होगा या अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक या क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ब्लड का पीएच कितना है? 7.4, मतलब 7 से ज्यादा है तो यह क्षारीय होगा या बेसिक नेचर का होगा। इसके बाद हमारी बॉडी में ब्लड पाया कितना जाता है? तो टोटल वेट का 7% वेट ब्लड का होता है। तो 7% होता है टोटल बॉडी वेट का, या शरीर के कुल भार का 7% होता है रक्त का भार। इसकी पीएच वैल्यू 7.3 से 7.5 के बीच में होती है, तो हम एवरेज 7.4 ले सकते हैं। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। इसके बाद ब्लड पाया कितना जाता है? अभी 7% होता है टोटल वेट का, तो लीटर में कितना होता है? तो ब्लड मेल्स में 5.5 लीटर पाया जाता है लगभग, और फीमेल्स में होता है आधा लीटर कम। तो 5 लीटर फीमेल्स में और 5.5 लीटर मेल्स में लगभग पाया जाता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू बताइए। स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, या फिर रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो अगर 7.4 से कम हो गया या ज्यादा हो गया तो क्या होगा? 7.4, अगर 7.4 से पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, कम, तो खून का पानी बनने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच अगर 7.4 से कम होने लगता है तो खून पानी ऐसा बनने लगता है और लिक्विड ही हो जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और अगर 7.4 से पीएच की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो जाती है, बिंबाणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो एक बीमारी हो जाती है, हीमोफीलिया। और इस डिसीज को रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल, तेल या वसा की मात्रा हमारे रक्त में या ब्लड में कितनी होनी चाहिए? तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम तक होना चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा हो जाता है तो यही तेल और वसा हमारी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर चिपक जाता है, और जिससे ब्लड फ्लो या रक्त संचरण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लड बनता कहाँ है? तो ब्लड बोन मैरो में बनता है।
लेकिन ये एडल्ट स्टेज जन्म के बाद बनता है। तो जन्म के पहले कहाँ बनता है? जन्म के पहले जब एम्ब्रियो स्टेट या भ्रूण अवस्था होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब उसका ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में या स्प्लीन में। इसके बाद जन्म के बाद एडल्ट में ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो जन्म के पहले ब्लड बनता है लीवर या स्प्लीन में, और जन्म के बाद एडल्ट में बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में बनता है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो बोन या अस्थि में पाए जाने वाली एक गुहा या फिर कैविटी कह सकते हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट सा लिक्विड पाया जाता है जहां पर ब्लड बनता है, और इसमें एक ऊतक पाया जाता है जिसे हम हीमेटोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। इसी टिश्यू के कारण आरबीसी या डब्ल्यूबीसी बनता है। और ब्लड में पाए जाने वाले कॉर्पसल्स या कणिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की होती है, इसलिए आरबीसी से हम पूरे ब्लड को कंसीडर कर सकते हैं। तो एडल्ट्स के बोन मैरो में पाए जाने वाले हीमेटोपोइटिक टिश्यू के कारण ही ब्लड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है? तो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन को प्लीहा या तिल्ली भी कहा जाता है। अब स्टोर हो रहा है स्प्लीन में, तो फिर स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि सारा ब्लड स्प्लीन में ही स्टोर होता है। तो ब्लड बैंक क्या हो गया? स्प्लीन। और स्प्लीन या प्लीहा को ही ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्रिस्तान मतलब ग्रेवयार्ड। कब्रिस्तान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में ही जमा हो जाती है, इसलिए इसे ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लड का कलर कैसा होता है? तो ब्लड का कलर रेड होता है या रक्त का रंग लाल होता है। अब ये लाल किस वजह से होता है? क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं HB, या फिर हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है HB। तो ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन का कलर रेड होना चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन का कलर रेड नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का नेचुरली कलर होता है बैंगनी। हल्का सा लाल होता है, लेकिन उसको बैंगनी माना जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन का कलर बैंगनी कलर है, तो ब्लड का कलर रेड कैसे हो गया? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक मेटल पाया जाता है, कंपाउंड हीमोग्लोबिन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, और हीम एक मेटल है। मेटल को कहते हैं धातु। तो कौन सा मेटल है या कौन सी धातु है? तो आयरन। आयरन को कहते हैं लोहा। आयरन का सिंबल होता है F और E। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले इसी आयरन का कलर होता है लाल कलर। और हीमोग्लोबिन में जो आयरन या लोहा पाया जाता है, वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? फेरस की फॉर्म में। फेरिक और फेरस इस तरह से फॉर्म होती हैं। तो इसमें जो आयरन पाया जाता है वो फेरस फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब इसकी संयोजकता या वैलेंसी कितनी होगी? 2+। तो हीमोग्लोबिन का कलर बैंगनी होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन या लोहा पाया जाता है, वो भी फेरस की फॉर्म में। और जब ये फेरस फॉर्म मतलब आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तब ये रेड कलर दे देता है, जिससे हमारे ब्लड का पूरा कलर रेड माना जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। इसके अलावा हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, वो भी रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर तो बैंगनी होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर रेड कलर देता है, क्योंकि आयरन पाया जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ रेड कलर देता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, इसको रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, या श्वसन वर्णक, वो भी लाल कलर का। लाल श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये श्वसन में या रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हमारे ब्लड में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जा पाता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं HB, और जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और इसी फॉर्म में ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक ले जाता है। ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी में सभी जगह पर पाया जाता है? ब्लड। लेकिन एक हिस्से को छोड़कर, कॉर्निया।
आँख का कॉर्निया एक हमारे शरीर का ऐसा भाग होता है जहाँ पर ब्लड नहीं जाता है, तो आँख के कॉर्निया में ब्लड नहीं जाता है। इसके अलावा पूरी बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर एचबी मतलब हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ ले आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और सभी जगहों पर ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचबी या हीमोग्लोबिन की बंधुता सबसे ज्यादा कौन सी गैस के साथ होती है? तो हीमोग्लोबिन की बंधुता ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इसका सिंबल होता है सी और ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब हीमोग्लोबिन सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जुड़ेगा। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस होती है, इसलिए वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन अगर उसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाए तो वो ऑक्सीजन को छोड़कर सबसे पहले सीओ के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ पाई जाती है? गाड़ी या व्हीकल्स के वाहन के धुएं में से ये वाली गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए जब कभी हम गाड़ियों के धुएं में जाते हैं तो दम घुटने लगता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, लेकिन जब उसे गाड़ियों के धुएं में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है तो वो O2 को छोड़ देता है, CO के साथ जुड़ जाता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा था? हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन तो CO के साथ जुड़ गया है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने के कारण दम घुटने लगता है और इससे मौत भी हो सकती है अगर ज्यादा देर तक इस गैस में रहा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी ऑर्गेनिजम्स या सभी जीवों के ब्लड के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे उनके ब्लड का कलर भी अलग अलग होता है। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा था? रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, या लाल शोषक वर्णक था, हीमोग्लोबिन। इसी तरह से सभी के अंदर अलग अलग श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिस वजह से हमारे ब्लड का कलर होता है रेड। लेकिन रेड किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है। और जिनके ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है उनके ब्लड का कलर कैसा होता है? ये सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक के नाम हैं, और ये है ब्लड का कलर। तो जिनके ब्लड में हीमोसाइनिन पाया जाता है उनके ब्लड का कलर कैसा होगा? नीले कलर का। और ये नीला किसके कारण होगा? कौन सी धातु या कौन से मेटल के कारण? Cu मतलब कॉपर, या इसी को कहते हैं तांबा। तो कॉपर या तांबा के कारण, जिसका सिंबल होता है Cu, इनके ब्लड का कलर कैसा होगा? नीला। इसके लिए एग्जाम्पल देखें तो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू कलर का नीला होता है। इसके बाद थर्ड पिगमेंट है क्लोरोक्रुओरिन। क्लोरोक्रुओरिन के कारण ब्लड का कलर होता है हरा। और हरा किसका होता है? जैसे सब्जी वगैरह में जो इल्लियां होती हैं उनका कलर मोस्टली हरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हीमो एरिथ्रिन। हीमो एरिथ्रिन के कारण ब्लड का कलर भूरा सा लाल होता है। तो इस तरह से टोटल 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्लड का कलर वाइट होता है, जैसे कॉकरोच। इसका कलर कैसा होता है? इसके ब्लड का कलर होता है सफेद या व्हाइट। ये एक्चुअल में व्हाइट नहीं होता है, इसे रंगहीन कहते हैं, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, इसलिए उसको व्हाइट माना जाता है। इनके ब्लड का कलर व्हाइट होता है या कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इनके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। तो ये व्हाइट कलर किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण। इनमें हीमोलिम्फ होता है, और ये लिम्फ किससे लिया गया है? लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट मतलब WBC। WBC का कलर कैसा होता है? व्हाइट। तो जिनमें हीमोलिम्फ पाया जाता होगा उनके ब्लड का कलर होता होगा व्हाइट या कलरलेस। पेड़ पौधों का कलर कैसा होता है? हरा। तो हरा ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इनकी, इसलिए पेड़ पौधों का कलर हरे कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या है या ब्लड का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हमने ब्लड देख लिया, हमारे
बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है, तो जो मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन वो कितना पाया जाता है? तो मेल्स में हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम और ये पर डेसीलीटर में है। 13 से 15 ग्राम के बीच होता है, तो हमने एवरेज वैल्यू मानी है कि 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, जिस वजह से इनमें ब्लड भी कम होता है, लगभग 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड के मेन कंपोनेंट्स या ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, मतलब इसमें सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा है कॉर्पसल्स, या इसको हिंदी में कहते हैं कणिकाएं। और प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं। इन्हें हम सेल्स नहीं कहेंगे, ये होती सेल की तरह ही हैं, लेकिन सेल क्या होता है? सेल या कोशिका एक जगह पर स्थिर रहते हैं। पर ये जो ब्लड की सेल्स हैं, ये प्लाज्मा के अंदर तैरती रहती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होती रहती हैं। इसका मतलब ये एक जगह पर स्थिर नहीं है, इसलिए इन्हें हम कॉर्पसल्स या कणिकाएं कहते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा और कॉर्पसल से मिलकर बना होता है, जिसमें पूरे ब्लड का लगभग 55% भाग प्लाज्मा का होता है और बचा हुआ 45% भाग कॉर्पसल्स या कणिकाओं का होता है। प्लाज्मा होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट, मतलब ब्लड को जो तरल बनाने का काम करता है वो है प्लाज्मा, मतलब लिक्विड हो गया। और इसके अंदर कॉर्पसल्स या कणिकाएं तैरती रहती हैं, तो कॉर्पसल्स क्या हो गई? सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा का कलर हल्का पीला सा होता है और ये ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है या निर्जीव भाग। तो रक्त का निर्जीव भाग क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। अगर प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हम हटा दें तो एक लिक्विड बनेगा जिसे हम सीरम कहते हैं। पहले भी वो लिक्विड ही था, लेकिन अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तो जो बाद में हमें लिक्विड मिलेगा उसे हम सीरम कहते हैं। और इसका कलर भी पीला होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पीला होता है। प्लाज्मा थोड़ा हल्का सा पीला कलर का होता है, लेकिन जब सीरम बन जाता है उसका तो वो थोड़े ज़्यादा पीला हो जाता है। सीरम का यूज़ बीमारी वगैरह को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद कॉर्पसल्स के अंदर या कणिकाएं 3 तरह की कॉर्पसल्स पाई जाती हैं। पहली होती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। ब्लड में पाई जाने वाली सभी कणिकाओं या कॉर्पसल्स में से सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की होती है, लगभग 95% आरबीसी होती है सभी में, और बाकी बची हुई डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इन्हीं को हिंदी में कहते हैं, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं भी कह लेते हैं, और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। और इन्हीं का ही साइंटिफिक नेम है, मतलब आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में देखते हैं। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और यह लगभग पूरे ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा को फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। ब्लड को फ्लूइड बनाने का या तरल बनाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा 55% है, मतलब ज़्यादा है, और ये ज़्यादा मात्रा किसकी है? लिक्विड की है। तो ब्लड को लिक्विड या फिर फ्लूइड बनाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा, इसलिए इसको फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कहा जाता है। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तक वाटर पाया जाता है, प्लस इसके अलावा लगभग 8 से 10% अदर सब्सटेंसेस या अन्य पदार्थ। प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है या पेल येलो, और ये हल्का पीला कलर
क्यों होता है? बिलीरुबिन के कारण। तो बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण इसका कलर हल्का पीला होता है और बिलीरुबिन को बनाता कौन है? लीवर। लीवर दो तरह के पिगमेंट बनाता है, एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। वर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, पीले कलर का, और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को बनाता है लीवर। लेकिन जब कभी भी बिलीरुबिन को लीवर ज़्यादा मात्रा में बनाने लगता है, ज़्यादा मात्रा में बनाता है, तो एक बीमारी हो जाती है पीलिया, या फिर इसी को हम कहते हैं जॉन्डिस हो जाता है। तो पीलिया कब हो जाता है? जब बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और बिलीवर्डिन बाइल जूस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइल जूस को कहते हैं पित्तरस। और इसी पिगमेंट के कारण, क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, इसलिए बाइल जूस का या पित्तरस का कलर भी ग्रीन कलर का होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर होता है, पर जो 8 से 10% जो दूसरे पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? लगभग 2 से 4% तक इसमें सॉल्ट पाया जाता है या ग्लूकोज, और इसके अलावा आयंस पाए जाते हैं Ca2+, हाइड्रोजन, सोडियम। ये कैल्शियम आयन या Ca2+ ब्लड क्लॉटिंग में या रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। मतलब ऐसा कौन सा आयन है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमता है? तो वो है Ca2+ या कैल्शियम आयन। इसके अलावा K+ पोटेशियम आयन या फिर HCO3- और इसके अलावा हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद 2% या 4% लगभग ये पाए जाते हैं। इसके बाद बाकी बचा हुआ 6% इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पहला है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। ये सारे प्रोटीन्स जो हैं, ये सभी ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, मेक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनने से क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है? जो आयंस होते हैं प्लाज्मा में, जो आयंस पाए जाते हैं, उन सबको बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंसिंग ऑफ आयंस, आयंस को संतुलन में बना के रखता है। इन सभी प्रोटीन्स के अलावा प्लाज्मा में एक केमिकल कंपाउंड या रासायनिक पदार्थ भी पाया जाता है जिसे हम हिपेरिन कहते हैं, और इस रासायनिक पदार्थ को लीवर बनाता है। हिपेरिन को एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस भी कहा जाता है या थक्का रोधी पदार्थ। इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है या रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, लेकिन बॉडी के अंदर। ये जो हमने ब्लड क्लॉटिंग देखी थी, ये शरीर के बाहर देखी थी। मतलब ब्लड क्लॉटिंग बॉडी के बाहर करने में कौन हेल्प करता है? ये सारे प्रोटीन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइब्रिनोजन का। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का बनाता है? तो आंसर होगा फाइब्रिनोजन। जब कभी भी हमारी स्किन पर कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है। तो यह ज़रूरी है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो या रक्त का थक्का जमे, ताकि खून बहने से रुक जाए, जिसमें हेल्प करते हैं ये सारे प्रोटीन, और मेनली हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। इसके अलावा ऐसा कौन सा आयन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? वो होता है Ca2+, कैल्शियम आयन। इसके अलावा कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में या रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन K। तो ये ब्लड क्लॉटिंग या खून को हमें जमाना है बॉडी के बाहर, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं जमाना है। अगर बॉडी के अंदर खून जम गया तो खून बहेगा नहीं,
और जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कभी भी जमे नहीं या उसका थक्का कभी जमे नहीं। तो हेपेरिन जिसे कि लीवर बनाता है, यह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्पसल्स, जिसमें सबसे पहले है आरबीसी। कॉर्पसल्स या कणिकाएं 3 टाइप की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं आरबीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, या आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी ब्लड में पाए जाने वाली सभी कणिकाओं या कॉर्पसल्स में से सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है, लगभग 95%। इसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे कम संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। तो कणिकाओं की अगर हम संख्याओं का ऑर्डर देखें नंबर का, तो सबसे ज्यादा संख्या में होती है आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स या इन्हें कहते हैं बिंबाणु, और सबसे कम संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। और अगर यही क्रम हम साइज का देखें कि आकार किसका कैसा होता है, तो सबसे बड़ा आकार होता है डब्ल्यूबीसी के सेल का, उससे छोटी प्लेटलेट्स का या बिंबाणु, और सबसे छोटा साइज होता है आरबीसी का। आरबीसी के डिस्कवरर या आरबीसी की खोज किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी को खोजा था, और आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, नंबर सबसे ज्यादा आरबीसी के होते हैं। तो आरबीसी कितने होते हैं? आरबीसी की संख्या मेल्स में 4.5 से 5.5 मिलियंस के बीच होती है। 4.5 से 5.5 मिलियंस पर 100 ml HB। HB क्या है? हीमोग्लोबिन। और फीमेल्स में इसकी संख्या कम होती है, 4 से लेके 4.5 तक। ये भी मिलियंस में होगी, पर 100 ml HB। तो इतनी संख्या होती है मेल्स में और फीमेल्स में। लेकिन जब कभी भी आरबीसी की संख्या हमारे अंदर कम हो जाती है, ये कम के लिए लगाया है, डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है एनीमिया। इसमें क्या होता है? आयरन या लोहा जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसकी मात्रा भी हमारे ब्लड में कम हो जाती है। और अगर आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, तो कौन सी डिसीज होती है? पॉलीसाइथीमिया। तो जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। और क्यों? क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। और जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो बीमारी हो जाती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है? ब्लैक स्पॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी पर, मतलब स्किन पर काले धब्बे बनने लगते हैं। और एनीमिया में क्या होता है? चीजें भूलने लगते हैं, मतलब भूलना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने नंबर देखा है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, इनका संख्या का हमने ऑर्डर देखा था। सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है, तो इनका अनुपात या रेशो पूछा जाता है। आरबीसी रेशो डब्ल्यूबीसी रेशो में प्लेटलेट्स, इनका रेशो क्या होता है? 600 रेशो 1:40। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का संख्या का अनुपात होता है 600, 1 और 40। और अगर हम रेशो से देखें, ये 600 क्या है? आरबीसी, मतलब सबसे ज्यादा है, और आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा थी। और एक क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे कम थे, इसलिए इसका रेशो 1 है। आरबीसी का आकार या आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार होता है गोल, पर पूरी तरह से गोल नहीं होता है, ये ऊपर थोड़ा सा चपटा हुआ सा होता है, इस तरह से, मतलब ऊपर की तरफ से हल्का सा दब जाता है। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? केंद्रक। तो आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं होता है। आरबीसी के शेप या आकार से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया, इस बीमारी में क्या होता है, आरबीसी का आकार या आरबीसी का शेप बदल जाता है। पहले कैसा था, गोल था, पूरा गोल नहीं है लेकिन इसको हम गोल ही मानते हैं, तो गोल से हटकर ये अर्धचंद्राकार इस तरह का हो जाता है। मतलब जैसा हाफ मून का शेप होता है उस तरह से इसका शेप हो जाता है। तो इस बीमारी में आरबीसी का शेप हाफ मून की तरह हो जाता है और यह बीमारी जेनेटिक डिसीज है। एक जेनेटिक डिसीज मतलब अगर एक फैमिली में किसी को है तो दूसरे को भी हो सकती है। इसके बाद आरबीसी बनता कहाँ है, आरबीसी का फॉर्मेशन या आरबीसी कहाँ बनता है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। तो एडल्ट स्टेज में आरबीसी बनता है बोन मैरो में, या इसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा, और एम्ब्रियोज में या भ्रूण में। भ्रूणावस्था में ब्लड बनता है, मतलब आरबीसी बनते हैं लीवर में या स्प्लीन में। लीवर को यकृत या फिर जिगर भी कहा जाता है। और एडल्ट्स में मतलब जन्म के बाद ये बोन मैरो में कहाँ बनता है, हीमेटोपोइटिक टिश्यू के अंदर। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में एच भी लिखते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या लाल श्वसन वर्णक है। और हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और हीम मतलब एक मेटल या धातु होती है। तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। और आयरन का कलर लाल होता है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन एक रेड कलर देता है, जो कि हमें पूरे ब्लड का कलर मतलब आरबीसी का कलर लाल देता है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही हमारे बॉडी के हर पार्ट तक यह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड कलर का, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, मतलब Fe2+ होता है, जो कि रेड कलर देता है। इसके बाद आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मतलब आरबीसी की सेल कितने टाइम तक जिंदा रह पाती है, तो 120 दिन तक। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है और स्प्लीन में जमा हो जाती है। तो 120 दिन के बाद मरने के बाद आरबीसी कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में। इसको हम प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा स्प्लीन में ब्लड स्टोर भी होता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसके बाद आरबीसी का वर्क या आरबीसी का कार्य क्या होता है, O2 को इधर से उधर ले जाना, मतलब O2 को ट्रांसपोर्ट करना। O2 मतलब ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और बॉडी के सभी पार्ट पर ले जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। आरबीसी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल या सबसे छोटी कोशिका। और सबसे छोटी आरबीसी क्यों होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है या अपवाद है कि ऊंट व लामा, ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। और आरबीसी क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है हमारी बॉडी की या सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन ये तब है जब पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल मेल, इस तरह से पूछा, तो हम आरबीसी नहीं लगाएंगे। अगर मेल और फीमेल करके पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, या मेल्स में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, स्पर्म या शुक्राणु। और अगर फीमेल्स में पूछा जाए तो लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, मतलब जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो फीमेल्स में पाई जाती है और सबसे छोटी वो मेल्स में पाई जाती है। तो लार्जेस्ट सेल हो जाएगा फीमेल्स का ओवम, या इसी को कहते हैं अंडाणु।
आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है तो आरबीसी से हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते आरबीसी से, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें केंद्रक होता है। ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी हम ऊंचाई पर जाते हैं या ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होता है, मतलब ऊंचाई वाली जगह पर जाने पर कभी कभी दम घुटने लगता है या सांस फूलने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है। आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है और जब आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है तो उसमें O2 डिसॉल्व होने की क्षमता या O2 घुलने की क्षमता, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। इसका मतलब ऊंचाई पर जाने पर हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस वजह से हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं या सांस फूलने के लिए ऐसा लगने लगता है। और स्टडी ऑफ ब्लड हमने देखा था कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड या ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। और जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं, मतलब जो ब्लड से जुड़ी हुई सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, उन्हें कहते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। और जिससे ब्लड को मापा जाता है या मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ये आरबीसी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।